Yo my dear lovely students, I hope you're doing well in your studies. So आज हम अपने अकाउंट्स के चैप्टर 2 पे डिस्कशन करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि हम कह सकते हैं अकाउंटिंग का ABCD है। तो नंबर 1 आता है इसके नंबर फर्स्ट टर्म जो है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसमें हम काफ़ी सारे टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपको पूरे अकाउंट्स के अंदर हेल्प करेगी। बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि पैसे से रिलेटेड होती है, जिसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो कहलाती है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट और एक मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू। ठीक है, रिलेशनशिप विद अकाउंटिंग यूनिट जो है दो टाइप्स में डिवाइड होती है, एक इंटरनल ट्रांजैक्शन और एक एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। तो इंटरनल ट्रांजैक्शन, जब अपना ट्रांजैक्शन जो है वो अपने ही बिजनेस के अंदर होता है, अपने ही बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। इंटरनल ट्रांजैक्शन जैसे डेप्रिसिएशन एग्जांपल हो गया। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, जब बिजनेस का ट्रांजैक्शन दूसरी कंपनी के साथ, दूसरे बिजनेस के साथ होता है। ठीक है, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे उसी सेम टाइम पे मिल जाते हैं, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन जिसमें बाद में पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो दो तरह के इसमें कैश ट्रांजैक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया, इंटरनल ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अकाउंट, अकाउंट क्या होता है जिसमें हम इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। एक पर्टिकुलर हेड में जिसके अंदर सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अंदर किया जाता है एक पर्टिकुलर हेड जहाँ पे वर्ड आया, यानी क्लासीफाइंग, लेजर के अंदर। तो जब हम सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसी को हम अकाउंट कहते हैं। कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से सुनना बच्चा। कैपिटल क्या होता है? ये वो अमाउंट होता है जो कि ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर। ओनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर, किस फॉर्म में? अमाउंट इन्वेस्ट करता है, कुछ भी हो सकता है, मनी भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करेगा, मनी भी इन्वेस्ट कर सकता है और एसेट भी इन्वेस्ट कर सकता है। इसको नेटवर्थ भी कहते हैं, ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज, जिसको हम चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन में यूज़ करेंगे। मान लो एक ओनर है, उसने पैसा लगाया 1,00,000, फर्नीचर लगाया 20,000 का, यानी उसका कैपिटल कितने का हुआ है? 1,20,000। ड्राइंग वो अमाउंट होता है जो कि ओनर अपने पर्सनल यूज से, किसी भी रीज़न की वजह से, अगर वो बिजनेस में लगाए हुए पैसे में से कुछ पैसा विड्रॉल कर लेता है, निकाल लेता है, तो वो ड्राइंग कहलाता है। इससे जो हमारा कैपिटल है वो भी कम हो जाता है और कैपिटल रिड्यूस हो जाता है, और इसी को हम ड्राइंग कहते हैं। मान लो उसने 1,20,000 लगाया था, लेकिन अब उसने किसी पर्सनल यूज़ की वजह से, किसी रीज़न की वजह से 30,000 रुपीज़ विड्रॉल कर लिया, निकाल लिया, यानी ड्राइंग कर लिया, और अब उसका कैपिटल कितना हो गया? 90,000 हो गया, पैसा कम हो गया। लाइबिलिटी क्या होता है? बोझ, बर्डन। लाइबिलिटी मतलब अमाउंट जो कि तुम्हें बिजनेस को पे करना होता है। देखो, लाइबिलिटी भी दो तरीके की होती है, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटी, बिजनेस में कोई इंसान पैसा लगा रहा है, वो कोई इंसान कौन है? वो कोई इंसान ओनर है बिजनेस का, जो कि कैपिटल लगा रहा है, तो बिजनेस को उसे क्या देना होगा? इकोनॉमिक बेनिफिट देना होगा। ये हो गया इंटरनल लाइबिलिटी। जब बिजनेस किसी बाहरी इंसान से पैसा ले रहा है तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी। मान लो यहाँ पे एक रामू नाम का ओनर है, रामू ओनर है बिजनेस का, वो 1,20,000 बिजनेस के अंदर लगा रहा है, और श्याम कोई आउटसाइडर है, वो लोन ले रहा है, बिजनेस उससे क्या ले रहा है? लोन ले रहा है, वो भी क्या लगा रहा है? 1,50,000 रुपये बिजनेस के अंदर लगा रहा है, यानी बिजनेस की लाइबिलिटी कितनी हो गई? 2,70,000 उसकी लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि ओनर ने भी पैसे लगाए और श्याम जो कि एक आउटसाइडर है उसने भी पैसे लगाए, तो बिजनेस के ऊपर 2,70,000 लाइबिलिटी चढ़ गई, टोटल कैपिटल। ठीक है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी दो तरीके की होती है, एक होती है करंट लाइबिलिटी, एक नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी जिसको 12 महीने के अंदर ही चुकाना होता है, नॉन करंट लाइबिलिटी 12 महीने बाद भी चुका सकते हो। ठीक है, क्रेडिटर, बिल पेएबल इसके अंदर आ जाता है, बैंक लोन आ जाता है। क्रेडिटर कौन लोग होते हैं? वो लोग जिनसे बिजनेस गुड्स या सर्विसेज लोन पे लेता है, जिससे बेसिकली क्रेडिट पे, लोन पे, उधार पे परचेज करता है गुड्स को, वो कहलाते हैं क्रेडिटर्स। लाइक मान लो ये बेसिकली जनरली 12 महीने के अंदर अंदर पे कर दिया जाता है, इसलिए इसको करंट लाइबिलिटी कहते हैं। मान लो हमारा कोई क्रेडिटर है, क्रेडिटर एक्स है, ठीक है, हमने किसी एक्स इंसान से गुड्स परचेज करा 10,000 रुपये का, और हमने उससे कहा भाई हम तुम्हें 3 महीने बाद लौटा देंगे, लेकिन उस बंदे एक्स को हम पे यकीन नहीं है, वो कह रहा है कि नहीं भाई मुझे यकीन नहीं है तुम पे कि तुम मुझे 3 महीने के बाद पक्का लौटा दोगे, तुम मुझे एक बिल बना के दो, और उस बिल में हमने क्या लिखा है? भाई एक्स
आई विल पे यू 10,000 रुपीज़ आफ्टर 3 मंथ्स। और उस पर मेरे भी साइन हुए और एक्स के भी साइन हुए, ठीक है। तो ये जो हमने चिट्ठा बना के तैयार किया है, इसका क्या नाम होगा, बिल्स पेबल। और अगर मैंने 3 महीने बाद ये बोल दिया कि भाई मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे रही है, 15,000 की बात नहीं हुई थी, 10,000 की बात हुई, तो एक्स जो है वो जो चिट्ठा हमने बनाया, जो बिल बनाया है, वो लेकर कोर्ट में पहुंच जाएगा, कहेगा देखो ये जो है अपनी बात से मुकर रही है, मुझे अपने पैसे चाहिए, और फिर मेरे पैसे इसको अपने पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। ये वैलिड होता है कोर्ट के अंदर। डेटर लिखते क्या है इसको, DEBTER, पढ़ते क्या है इसको, डेटर। डेटर वो इंसान होता है जो कि हमसे पैसा लेता है, जिससे हमें पैसा मिलना होता है, ठीक है। ये भी विद इन 12 मंथ से भी हमें पैसा मिल जाता है, ये भी क्या होता है, करंट एसेट, इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। मान लो कोई पर्सन वाई है, ठीक है, मैंने किसी वाई पर्सन को सामान बेचा 15,000 रुपीज़ का, ठीक है। वाई पर्सन को सामान बेचा 15,000 रुपीज़ का, और उसने मुझसे कहा कि भाई मैं तुम्हें 4 महीने बाद पैसे दे दूंगा। तो 4 महीने तक वो वाई पर्सन मेरे लिए क्या बन गया, डेटर बन गया। लेकिन मुझे उस इंसान पे यकीन नहीं है, मैंने कहा नहीं भाई मुझे यकीन नहीं, तुम मुझे दे दोगे, तो मुझे एक बिल बना के दो। तो वो बिल क्या कहलाएगा, बिल रिसीवेबल। वो क्या गया, एक्स यू विल पे 15,000 रुपीज़ टू मी आफ्टर 4 मंथ्स। मुझे 4 महीने बाद तुम पैसे दोगे 15,000 रुपये। वो उसने अगर 4 महीने बाद मना किया, 4 महीने में मैं पहुँचूँगी, हाँ भाई पैसे दो मेरे, तुमने साइन करा था इसके ऊपर, वो मना करेगा तो मैं इसको कोर्ट लेके पहुँच जाऊँगी और मुझे अपने पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि बिल रिसीवेबल भी वैलिड होता है कोर्ट के अंदर। एसेट क्या होता है, एसेट एक ऐसे चीज़ होती है जो कि हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, जिसके ऊपर आपका राइट होता है, आपका हक होता है, ठीक है। जो कि एग्जाम्पल फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, डेटर, बिल रिसीवेबल। एसेट्स को भी 3 उसमें क्लास में क्लासीफाई किया गया है। एक होता है हमारा नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। नॉन करेंट एसेट कौन से एसेट होते हैं, जो कि बेचने के लिए नहीं होते, जिनको 12 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए रखा जाता है। दीज आर नॉट मेंट फॉर सेल, इसे बेचने के लिए नहीं रखा जाता, ये जो है 12 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होती है, ठीक है। नॉन करेंट एसेट जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं। बेसिकली नॉन करेंट एसेट जब हम खरीदते हैं तो इस इंटेंशन से नहीं खरीदते कि हमको इसको बेचना है, हमको इसको यूज़ करना है, इन फ्यूचर से बहुत फ़ायदा लेना है यार। नॉन करेंट एसेट जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है टेंजिबल एसेट, एक होता है इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल जिसे हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंटेंजिबल को ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। तो वो टेंजिबल और इंटेंजिबल के बीच का डिफरेंस हो गया। टेंजिबल का एग्जांपल हो गया लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह। इंटेंजिबल का एग्जांपल हो गया गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट वगैरह। गुडविल क्या होता है, कंपनी के अंदर जो तुम्हारी रेपुटेशन है। पेटेंट्स जो तुमने अगर कोई इन्वेंशन करी उसके ऊपर तुमने पेटेंट लगा दे, कोई और मेरे इस फॉर्मूला को कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। करेंट एसेट, करेंट एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं जिसको ईजिली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, करेंट एसेट कहलाते हैं, ठीक है। जैसे डेटर, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस वगैरह वगैरह। उसके बाद आता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट थोड़ा टेढ़ा टॉपिक है। फिक्टिशियस एसेट, इसमें मेन 4 कीवर्ड है, इसको याद रख लो। दीज आर लॉसेज नॉट रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड बट इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। इसका एग्जाम्पल हो जाता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। मान लो मेरी कोई, मैं समझाने का ट्राई करती हूँ, समझ सकूँ तो समझना, नहीं तो ये डेफिनेशन तो है ही, रट के चल जाना, 1 नंबर की आती है, ठीक है। मान लो मैंने कोई मेरा कोई बिजनेस है किसी चीज़ का, मैं अपना कोई प्रोडक्ट है, मान लो मेरा कोई साबुन का प्रोडक्ट है, सोप है मेरा, अपना कोई सोप निकाला, सोप एक्स निकाल लिया मैंने, ठीक है। सोप एक्स निकाला मैंने, तो एक्स मेरे साबुन का नाम है यार, ठीक है, निकाला मैंने। अब मैंने उसका एडवर्टीजमेंट कराया किसी बढ़िया से एक्टर से, मान लो मैंने कैटरीना से करवा लिया, ठीक है। कैटरीना कैफ से मैंने कहा भाई मेरी बहन, मेरी इस सोप का एडवर्टीजमेंट कर दो थोड़ा, और इसकी थोड़ी तारीफ़ वारीफ़ कर दो। तो कैटरीना जी मुझसे कहती हैं ठीक है मैं कर तो दूँगी, लेकिन मुझे 5 करोड़ रुपीज़ चाहिए इस काम के लिए। तो मैंने कहा ठीक है आप ले लो 5 करोड़ रुपीज़, अपने ऊपर अंधा पैसा है, हम दे देंगे। तो 5 करोड़ रुपीज़ कैटरीना ने मेरे 30 सेकेंड्स के ऐड का लिया, और उसने कितने रुपए लिए, 5 करोड़ रुपीज़ चार्ज किया। और मैंने कहा ठीक है भैया आप मेरे को बना के दो ऐड,
ठीक है। वो ऐड में एक्टिंग करके मैडम अपना 5 करोड़ लेके चली गई। अब मैंने उस 5 करोड़ को एक साथ नहीं शो करा अपने अकाउंटिंग। मैंने कैसे शो करा, एक साल में 1 करोड़, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में 1 करोड़, तीसरे ईयर में 1 करोड़, चौथे ईयर में 1 करोड़ और 5वें ईयर में भी 1 करोड़। यानी मैंने उसको खींच के दिखाया, ठीक है। यानी मैंने उस 5 करोड़ को 5 साल तक दिखाया कि हाँ भाई मैं हर साल 1-1 करोड़ का खर्चा कर रही हूँ। तो जो हमारे पास, जैसे मैंने एक साल में शो करा, देखो दिया तो मैंने उसको 5 करोड़, ठीक है। इसको हमने एक साल में क्या शो करा है कि मैंने कितना एक्सपेंस किया, 1 करोड़ का। तो मेरा 4 करोड़ जो बचा वो कहाँ गया, इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, इसी को हम फिक्टिशियस एसेट कंसीडर करते हैं। फिक्टिशियस मतलब इमेजिनरी, काल्पनिक, बकवास एसेट होता है, बेस किसी काम का नहीं होता है, पता नहीं क्यों रखा है इसको, खैर रखा है तो पढ़ना है। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, डेटर और बिल रिसीवेबल का सम, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेएबल क्या होता है, क्रेडिटर बिल पेएबल का सम, ट्रेड पेएबल। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट होता है, ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी होता है। रिसिप्ट, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। देखो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो अमाउंट होता है जो कि नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस से आता है। मान लो मेरा कपड़े का बिजनेस है, ठीक है। अकाउंटिंग के अंदर जो कॉमर्स, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें एज्यूम करके चलना पड़ता है, इमेजिन करोगे तभी अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। मान लो मेरा कपड़े बेचती हूँ मैं और मेरा इसी का बिजनेस है, तो डेली कपड़ा बेच रही हूँ, कपड़ा बेचने से जो पैसा आ रहा है वो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा, क्योंकि वो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। मेरे पास एक कार थी, कार मेरी भाई पुरानी हो गई, तो मैंने क्या किया, कार को उठाया और बेच दिया, यानी अपने नॉन फिक्स्ड एसेट को बेच दिया। कार भी नॉन फिक्स्ड एसेट थी। कोई घर में मेरी सिलाई मशीन पड़ी है, सिलाई मशीन क्या हो गई, ख़राब हो गई, जंग वंग लग गई, काफ़ी साल पुरानी हो गई, मैंने उसको उठा के बेच दिया, नॉन करेंट एसेट थी, बेच दिया। यानी ऐसी रिसिप्ट जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट ना हो। दूसरा नॉन करेंट एसेट है, ठीक है, मतलब नॉन करेंट एसेट को जब बेच दिया, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हट करके कोई काम करके पैसा आया, वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे, ठीक है। जब भी हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं, एसेट खरीदते हैं, गुड लेते हैं, एसेट खरीदते हैं, तो इसको खरीदने के लिए हमें क्या अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जो खर्च वर्ड आ रहा है ना बच्चा, यही एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है is the expenditure incurred the benefit of which is consumed within an accounting period, जो कि एक साल के अंदर benefit of which is consumed within an accounting period 1 year, ठीक है, जिसका बेनिफिट हमको एक साल के अंदर मिल जाता है, एक साल के अंदर हम उसका बेनिफिट ले लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका जो एक्सपेंडिचर एक्वायर्ड, यानी एक बार हमने पैसा खर्चा किया और हम सालों साल तक उसका बेनिफिट ले रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई रेंट पे कर दिया, मैंने रेंट पे करा, अब उसको रेंट पे करने के बाद अब मैंने उसका जो बेनिफिट है वो जितने टाइम का मैंने रेंट पे किया होगा, अब 1 साल 2 साल का तो मैं पे कर नहीं दूंगी, 1-2 महीने का रेंट पे किया, 1-2 महीने का मैंने फ़ायदा उठाया, मस्त मौज किया, तो क्या हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। मैंने कोई मशीन खरीदी, अब मैंने मशीन खरीदी है, किस पर्पज़ से खरीदी होगी, कोई सिलाई मशीन खरीदी, तो मैंने इस पर्पज़ से खरीदी, सिलाई मशीन खरीद के बुटीक खोलूँगी, ठीक है, तो मैंने अपना बुटीक खोल लिया। अब उस मशीन को ऐसे थोड़ी 1 महीना 2 महीना यूज़ करके बेच देंगे, नहीं, वो तो बुटीक खोलने के लिए रखी है ना, वो तो अपना बिजनेस चलाने के लिए रखी है। तो ये सिलाई मशीन जो है काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे, काफ़ी लंबे टाइम तक इससे अपना बेनिफिट उठाते रहेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंस क्या होता है, खर्चा करना। एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, वो कॉस्ट जो कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए लगाई जाए उसे एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये आता है आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि मैंने आपको फिक्टिशियस एसेट के एग्जाम्पल में बताया था, पढ़ लेना, वही चीज़ है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है इनकम। इनकम क्या होता है, वो प्रॉफिट जो कि हमको अपने अकाउंटिंग पीरियड के दौरान अर्न होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला है इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर।
प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? वो एक्सपेंस जो कि अगले फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होता है लेकिन पहले कर दिया। कोई खर्चा जिसका भी बेनिफिट नहीं लिया लेकिन उसका खर्चा पहले कर दिया। अगर मैं कोई रेंट पे रह रही हूँ, ठीक है, मैंने उस बिल्डिंग का, उस फ्लैट का, मैंने एक फ्लैट लिया, ठीक है, और मैंने उसका रेंट जो है वो 2 महीने पहले ही पे कर दिया। ये फ्लैट सब हटाओ, मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक है, मैंने अपनी फैक्ट्री का जो रेंट है वो 2 महीने का पहले ही पे कर दिया। अभी उस फैक्ट्री में काम नहीं हुआ है 2 महीना, वो फैक्ट्री चली नहीं है 2 महीना, लेकिन रेंट पहले ही पे हो गया 2 महीने का। चाहिए तो रेंट मैंने एडवांस में पे कर दिया, प्रीपेड कर दिया, ठीक है, अभी फ़ायदा नहीं लिया है मैंने उसका, तो एक्सपेंस पेड बट रिलेटिंग टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी, किसी एम्प्लॉय को पहले एडवांस सैलरी दे देना, प्रीपेड सैलरी दे देना, ठीक है, लेकिन हम एडवांस वर्ड यूज़ नहीं करते, प्रीपेड वर्ड यूज़ करते हैं, बस सिंपल है। प्रीपेड एक्सपेंस को हम करेंट एसेट भी बोल सकते हैं। जब मैंने किसी चीज़ का रेंट एडवांस दे दिया तो अब मेरा उस चीज़ के ऊपर हक हो गया ना, 2 महीने तक तो अब वो ज़मीन मेरी हो गई ना, अब मैं उस पर चाहे जो करूँ, तुमसे मतलब, मेरी ज़मीन है, मैंने तो पैसे दे के ख़रीद लिया वो ज़मीन, 2 महीने के लिए बुक कर लिया अपने नाम पर, ठीक है, क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क होता है? प्रीपेड एक्सपेंस शॉर्ट टाइम बेनिफिट देता है, कुछ ही टाइम का ही तुम एडवांस पेमेंट दे पाओगे, ठीक है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लॉन्ग टाइम बेनिफिट देता है। 5 करोड़ हमने एक बार में दिया था, 5 साल तक चला रहे थे उसको। वी नो एग्जैक्ट एक्सपायरी डेट, इसमें हमें एग्जैक्ट एक्सपायरी डेट पता होती है। 2 महीने का किराया दे दिया, इस दिन जो है मकान मालिक आके खड़ा हो जाएगा, हाँ भाई लाओ पैसे, 2 महीने का एडवांस रेंट ख़त्म हो गया, तो इसका हमें एग्जैक्ट डेट पता होता है। इसका कोई एग्जैक्ट डेट नहीं पता होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसका जस्ट उल्टा, जिसमें पहले आप पैसे एडवांस दे रहे थे, अब आप पैसे देने में कम चोरी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? देखो, एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड, एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया, लेकिन अभी तक पे नहीं करा है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ चुका है, भरने के लिए आ चुका है, बोल रहा है भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दे, लेकिन आप नहीं कर रहे, बिल पे ही नहीं कर रहे, ठीक है, तो वो एक्सपेंस हो चुका, खर्चा लिखा चुका, दिया नहीं अभी तक। सैलरी फॉर मंथ, मान लो तुमने सर्विस प्रोवाइड कर दी, सर्विस तुमने दे दी ओनर को, लेकिन ओनर तुम्हारा जो है इतना नाकारा, तुम्हें सैलरी नहीं दे रहा, तो तुम्हारी सैलरी क्या हो गई? आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, यानी तुम्हारी सैलरी अभी तक तुमको नहीं मिली। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक करेंट लाइबिलिटी होता है। ओके। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो भी तुम कमाते हो वो तुम्हारा प्रॉफिट हो जाता है। जैसे अभी मैंने बताया, तुम्हारा बिजनेस है कपड़ा बेचने का, कपड़े बेचने से तुम जो भी एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो वो तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इरेगुलर एक्टिविटी, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हट करके जो एक्टिविटी करने से जो पैसा आ रहा है, जो प्रॉफिट आ रहा है, उसे हम गेन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि तुमने अपना कोई फिक्स्ड एसेट बेच दिया, जैसे मैं अपनी गाड़ी और मशीन बेच रही थी, मशीन गाड़ी बेचने से जो प्रॉफिट आ रहा है वो मेरा गेन हो गया। मशीन गाड़ी बेचना तो मेरा काम नहीं है ना, मेरा काम क्या है? कपड़ा बेचना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नहीं, मेरा काम है तुम लोग को सर्विस प्रोवाइड करना, और तुम लोग का काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। लॉस क्या होता है? लॉस जो होता है जब हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा हमारा खर्चा हो जाता है, तो क्या कहलाता है? लॉस कहलाता है। स्टॉक और इन्वेंट्री, गुड्स रिमेन अनसोल्ड और अनयूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एज ऑन पर्टिकुलर डेट, जब हमारा जो गुड्स है, जब हमारा सामान है वो अनसोल्ड रह जाए, यानी आपने एक्स्ट्रा बना लिया लेकिन अभी वो बिका नहीं। तुम किसी राशन की दुकान में जाओगे तो उसके दुकान पे बहुत सारा राशन, बोरी आटे की रखी रहती है, चावल की रखी रहती है, तो वो सारा उसका क्या स्टॉक है, गल्ला है, ठीक है, वो रखा हुआ है, सब अभी उसका एडवांस में रखा है, जो स्टॉक कहलाता है। जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो कब से कब तक का होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। तो 1 अप्रैल उसका ओपनिंग स्टॉक होता है और 31 मार्च क्लोजिंग स्टॉक होता है। फिर आता है स्टॉक मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। स्टॉक 3 तरीके का होता है: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ का होता है। रॉ मटेरियल कौन बनाएगा? जो मैन्युफैक्चर करेगी। वर्क इन प्रोग्रेस, काम अभी प्रोग्रेस में मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़। फिनिश गुड्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों ही इंक्लूड होती हैं, सर्विस प्रोवाइड करती है ना। डिस्काउंट क्या होता है? देखा ही होगा भाई, डिस्काउंट तुमसे और अच्छे से कौन जानेगा। मम्मी के साथ शॉपिंग पे जाता है, मम्मियाँ क्या करती हैं? डिस्काउंट लेती रहती है, बार्गेनिंग कराती रहती है, भाई इतने का दे दो, इतना का दोगे तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, जा रहे हैं भाई।
तो वो क्या करता है बेचारा शॉपकीपर भी डिस्काउंट दे देता है, लो जी बाजी ले जाओ तुम इतने का ही है ना। तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट। प्राइस के गुड्स जितने भी वो गुड्स बिकना था उसके प्राइस में रिडक्शन हो जाना। मेरा कोई पेन था 15 रुपये का था, मैंने दुकानदार से बोला भाई 10 का लगा दो, भाई ने 10 का दे दिया, तो 5 रुपये का क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हो गया, डिस्काउंट दे दिया उन्होंने, ठीक है। अब डिस्काउंट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जब आप बल्क में कोई सामान लेते हो उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है तो वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। जब आप जो है टाइमली या कैश डिस्काउंट इज़ द डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली और अर्ली पेमेंट। लाइक अगर जैसे किसी कोचिंग सेंटर वगैरह में जाओगे, वो बोलते हैं भाई अगर आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे तो इतने सब्जेक्ट का आपको 34,000 पे करना होगा, और अगर आप वन टाइम पेमेंट करोगे तो 30 और 31 में काम हो जाएगा, 30,000 में हम बात डन कर देंगे। तो ये हो जाता है हमारा कैश डिस्काउंट, जो कि अर्ली पेमेंट करने पे मिलता है या वन टाइम पेमेंट करने पे मिलता है, जल्दी पेमेंट करने पे मिल जाता है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसको बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, हाँ जी उसको बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, कैश डिस्काउंट को बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। बैड डेट वो पैसा जो कि डूब गया और नहीं मिला आपको। डेप्रिसिएशन कोई फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू का गिर जाना। कोई कोई कार में यूज़ करा, उसके ऊपर स्क्रैच वगैरह आ गया तो उसका वैल्यू गिर गया ना। अब जब मैं उसको सेकेंड हैंड में बेचूंगी तो जितने में ख़रीदा तो उससे उतने की नहीं बिकेगी, वो उससे कम दाम में बिकेगी। तो ये क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। मेरे फिक्स एसेट पे क्या आ गया, उसका वैल्यू गिर गया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त। और आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा और मैंने अपनी फुल एनर्जी दिखाई थी इस लेक्चर में कि आपको एक एक टर्म क्लियर हो और बोरिंग बिल्कुल भी ना लगे। एंड या आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। टेक केयर एंड बाय, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत लगता है लेक्चर बनाने में, नोट्स बनाने में और से अपलोड करने में, ठीक है। तो आई होप आप इतना तो कर ही दोगे मेरे लिए, इतना प्यार दिखाया है तो थोड़ा सा और से। एंड यहाँ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।